हेलो दोस्तों। एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो बैंक जाते हैं और बैंक से आप लोन लेते हैं, तो बैंक जो है आप पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट चार्ज करती है। तो वो बोलते हैं हम उसमें कि बैंक जो है आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा रही है उस अमाउंट पर जो कि बैंक ने दिया है। जब आप उस अमाउंट को वापस बैंक में जमा करेंगे तब आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अमाउंट आपको बैंक ने दी है, साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ड्यूरेशन के समय पर बैंक ने आपके ऊपर चार्ज लगाया है, उस सभी को मिलाकर आपको टोटल अमाउंट जो है बैंक में जमा करना होगा। तो दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होती है, उसमें एक नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। जैसे कि बोला जाए कि एक अमाउंट लिया है, उस पे एनुअली कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज यदि हो रहा है कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो दूसरे साल भी वो अमाउंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अमाउंट होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा पहले साल का, उतना ही अमाउंट सेकेंड साल का भी आएगा और उतना ही थर्ड साल का भी वैसा ही रहेगा। तो यदि आप एक साल का अमाउंट निकाल लें और आपसे बोला जाए कि 10 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो आप उसमें सिंपली 10 से मल्टीप्लाई भी करके उसका अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हर साल जो होगा वो आपका जो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट का वो एक जैसा आएगा। अब सेकेंड जो केस है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे एक अमाउंट हमने लिया बैंक से, अब उस अमाउंट के कारण पहले साल में जो इंटरेस्ट लगा, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट बैंक ने लगाया, तो ऐसे करके जो टोटल अमाउंट होगा अब वह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो जब बैंक हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देती है तब वह हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा ब्याज देना होता है। जबकि यदि हम किसी और को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन दें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो देने वाले के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिशियल होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, इसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा हमको एक साल 2 साल जो भी ड्यूरेशन है, तो इसमें जो P है वो कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वह अमाउंट है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन के रूप में देता है। तो जो लोन के रूप में दिए जाने वाला अमाउंट है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। जब जिस पर्सन को लोन दिया गया है वो पर्सन जब पहले पर्सन को ये अमाउंट लौटाता है, तो विथ इंटरेस्ट उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीज़ें वापस करना होता है। रेट जो है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस प्रिंसिपल पर जो है चार्ज करेगा, तो वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस पर्टिकुलर रेट से अमाउंट जो है वो उससे हमारा इंटरेस्ट लगेगा और वह इंटरेस्ट जो है बाद में प्रिंसिपल के साथ में जोड़ के हमको देना होगा। टाइम जो होता है कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसे टाइम ड्यूरेशन जो होता है इन ईयर्स, तो ये होता है टाइम ड्यूरेशन। यदि यह कभी मंथ के फॉर्म में होता है तो उसमें हम फिर डिवाइड करते हैं 12 से। जैसे कि आपको बोला जाए कि 9 मंथ, यदि बोला जाए 9 मंथ, तो 9 मंथ हम नहीं लेंगे सीधे, इसमें हम यदि डिवाइड कर देंगे 12 का, तो ये हो जाएगा 9/12 ईयर। तो हमेशा इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। तो टाइम जो होगा वो ईयर होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम के बेस पे होता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे कि बैंक ने किसी पर्सन को 100 रुपये का लोन दिया और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है पर एनम, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 2 ईयर्स। तो कितना इंटरेस्ट जो है टोटल बन जाएगा 2 साल में, तो हम निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हो जाएगा
100 इंटू 10 इंटू टी मतलब 2 डिवाइड बाई 100 पी आर टी अपॉन 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा 20। और यदि बात करें टोटल अमाउंट की, तो टोटल कितना अमाउंट जो है वो पर्सन को बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था साथ ही जो इंटरेस्ट है वो टोटल मिला के उसको बैंक को रिटर्न करना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो 100 था और इंटरेस्ट जो है उसको 20 लगा। तो 2 साल के बाद में उस पर्सन को टोटल 120 रुपीज़ जो हैं वो बैंक को रिटर्न करने होंगे। मतलब उसने अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ लिया था और उसको रिटर्न है बैंक को वो 120 रुपीज़ करना है, क्योंकि इस पर बैंक ने 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया है और उसने जो है 2 साल के लिए यह अमाउंट बैंक से लिया है। तो ऐसे जो है 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है उसको 100 के साथ में मिला के बैंक को वापस करना होगा। तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। अब इसमें यदि बोला जाए कि 2 साल की जगह यदि बोला 3 साल बोले, तो यह अमाउंट जो है इसमें 10 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से एक साल में जो है 10 रुपये हो रहा है, दूसरे साल में 20 रुपीज़ हो रहा है और तीसरे साल में 30 रुपीज़ हो रहा है। तो ऐसा जो हर साल है वो +10 +10 +10 ऐड होता जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो एक जैसा रहता है हमेशा। जो बढ़ने वाला अमाउंट है हर साल जो इंटरेस्ट है वो देखिए 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ और ऐसा कितने भी साल यदि वो लेगा तब भी उसको हर साल 10 रुपीज़ प्लस करके जो अमाउंट होगा वो उसको देना पड़ेगा। वही बात हम करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इसमें जो है फॉर्मूला चेंज हो जाता है और इसमें अमाउंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 100 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर है। तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है हमारा P1 + R/100 की पावर n माइनस P। इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि P जो होता है वो सेम प्रिंसिपल अमाउंट है और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n जो है वो ड्यूरेशन है। टाइम t की जगह यहाँ पर n लिया गया है और P जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि इसकी बात करें तो ये होता है टोटल अमाउंट। तो यदि केवल इस फॉर्मूले का उपयोग आप करेंगे तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यदि हम देखें तो उस केस में इंटरेस्ट निकल के आ रहा था। मतलब इस सेम क्वेश्चन के लिए यदि सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए तो 10 रुपीज़ आता है, तो वो इंटरेस्ट की वैल्यू आती है। जबकि यदि ये फॉर्मूला यदि लगाएंगे हम केवल तो 110 रुपये जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा टोटल अमाउंट, जिसमें प्रिंसिपल ऐड होता है। तो उसमें हमको प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो माइनस करनी पड़ती है यदि हमको पर्टिकुलर इंटरेस्ट निकालना है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100 होल का n पावर n माइनस P।
तो जब हम माइनस पी करते हैं तब जाके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो यहाँ पर हम अमाउंट रखेंगे, तो अमाउंट हम रखेंगे तो 100 1 प्लस तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आ रही है वो है 21, जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो था, सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ज़्यादा आता है। उसका कारण है कि फर्स्ट ईयर में उसका जो अमाउंट है, जैसे इसका फर्स्ट ईयर 1 साल का निकालेंगे हम CI, तो CI जो है फर्स्ट साल का जो है इसका निकालेंगे हम, तो आएगा P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस P, तो P जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 1 प्लस 10 बाई 100 की पावर 1 माइनस 100, तो यह आ जाएगा 110 माइनस 100, तो यह आ जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इतना अमाउंट निकला, और कंपाउंड इंटरेस्ट में दी फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट निकला वो कितना निकला 10 रुपीज़, और सेकेंड ईयर में जो अमाउंट निकला वो आया 21 रुपीज़। तो इसमें हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जो 1 साल है, पहला साल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पहले साल में 10 रुपीज़ आया था, और सेकेंड ईयर में 10 प्लस 10 मतलब 20 ईयर्स 20 रुपीज़ आया था। अब इस केस में SI जो है वो फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज़ आ रहा है, जबकि SI जो है वो सेकेंड ईयर में 21 रुपीज़ आ रहा है। तो ये अमाउंट जो है वो देखिए सेम है। तो बोला जाता है कि 1 साल के लिए चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालें, दोनों की वैल्यू जो है एक जैसी आती हैं। तो इवन कभी SI का क्वेश्चन है या कभी CI का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और उसमें 1 साल के बारे में ही बात की गई है, तो आप जो है सिंपल इंटरेस्ट से भी उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अमाउंट जो होता है वो एक जैसा आता है, और इसमें सेकेंड ईयर में लेकिन वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है, जो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह जो होता है इसके लिए जो होता है वो 110 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो होगा वो पहले साल के लिए 100 रुपीज़ होगा, जबकि सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 110 होगा। इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाती है और हमेशा इंक्रीज होती रहती है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हो रहा था कि
पहले साल जो P है उसकी वैल्यू 100 थी, सेकेंड ईयर में भी जो है P की वैल्यू जो है वो 100 ही थी। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में समझने वाली बात ये है कि यहाँ प्रिंसिपल की अमाउंट जो है वो एक जैसी रहती है सिंपल इंटरेस्ट में, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये प्रिंसिपल की अमाउंट जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। और वो कौन सी वैल्यू होती है, जब हम उस साल का इंटरेस्ट उसमें जोड़ दें तो वही इंटरेस्ट प्लस जो अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मतलब टोटल अमाउंट होता है, वही आने वाले साल के लिए हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो ऐसे जो है इंटरेस्ट अब ज़्यादा वैल्यू पे लगेगा तो इंटरेस्ट की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये फ़र्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात और ध्यान देने वाली है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बोला जाता है कि पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और एक साल का ड्यूरेशन है। तो यदि ऐसा बोलता है आपसे कि एक प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम और ड्यूरेशन जो है वो है 2 years, ऐसा यदि बोलता है आपसे और बोलता है कि कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, तब हम जो है ये फॉर्मूला जो है लगा देंगे CI इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P, जहाँ पे P जो होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N जो है वो ये टाइम है 2 years और P जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो ऐसा करने पे हम जो है उस आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला जाता है कि कैलकुलेट करना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो मेथड है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस केस में हमारा जो ये फार्मूला है ये चेंज हो जाएगा और उसमें क्या चेंजेस आएंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है पहले हमको ये समझना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर एनम, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। यदि कुछ भी नहीं बोला है तो वो कंपाउंडेड ईयरली हो जाएगा। कंपाउंडेड ईयरली मतलब कि एक नॉर्मल प्रोसेस, ईयरली ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और ईयरली ही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब हर एक साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अमाउंट में जुड़ जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ने के बाद जो टोटल अमाउंट होगा वही अगले साल के लिए हमारे लिए एक प्रिंसिपल के जैसे काम करेगा। लेकिन अब यदि बैंक ने और भी टफ मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जिसमें उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, तो एक टर्म लेके आए कि हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि हर एक 6 महीने में रेट जो है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा और उस रेट को फिर मेन अमाउंट जो है उसमें जोड़ा जाएगा। मेन अमाउंट में जोड़ने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो अगले 6 महीने के लिए फिर से एक प्रिंसिपल के जैसे काम करेगा और फिर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अगले 6 महीने के लिए एक प्रिंसिपल का काम करेगा। तो जहां एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट को का कैलकुलेशन हम कर रहे थे और जो टोटल अमाउंट निकल रहा था वो एक साल में निकल रहा था, अब वो हर 6 महीने में निकलेगा। इस केस में जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी क्योंकि हर एक 6 महीने में जो इंटरेस्ट है वो मेन अमाउंट में जुड़ेगा और वो एक अगले 6 महीने के लिए एक प्रिंसिपल के जैसे काम करेगा। और जब प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होगा
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 ईयर जो होगा उसमें कितने हाफ ईयर होंगे, तो उसमें 2 हाफ ईयर होंगे। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि ये बात कर रहा था एनुअल की जबकि ये बात कर रहा है हाफ ईयर की, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आधा हो जाएगा और जो हमारा टाइम है वो दोगुना हो जाएगा। इसलिए क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं तो n की वैल्यू जो होगी वो t इंटू 2 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर यदि 2 ईयर्स दिया है तो हमारे पास 2 साल में 4 हाफ ईयर होंगे, तो यहाँ पे जो n की अमाउंट है वो t इंटू 2 हो जाएगी। तो अब जो हमारा फार्मूला है वो हो जाएगा CI इक्वस टू P तो वही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होगा, और ये हो जाएगा R/2 अपॉन 100 और n इंटू 2 माइनस P। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में जो है फॉर्मूला हमारा ये चेंजेस हो जाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही यदि आपसे बोला जाए कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। तो यदि बोला जाए कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर मतलब तिमाही, तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर होंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो R/4 हो जाएगा और टाइम जो है वो 4 हो जाएगा। तो एक साल में 4 होते हैं तो 2 साल दिया है तो टोटल 8 हो जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दिया है। और क्योंकि अब जो है क्वार्टर की बात हो रही है तो ये पर एनम के हिसाब से देता है क्वेश्चन में, तो ये क्या होगा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो है उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, तो यहाँ R/4 हो जाएगा जबकि यहाँ n की वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा जो है बहुत ही जो है फेमस वर्ड है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यदि मंथली बोल दे तो इसकी जगह 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 मंथ्स हो जाएंगे और यहाँ 12 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो चेंज होगा। जनरली मंथली वाला जो है वो उपयोग नहीं होता है। एक हमने समझने के हिसाब से बताया आपको कि मेनली जो होता है वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली होता है। देखिए यहाँ टेबल के फॉर्म में भी हमने बनाया है कि यदि कंपाउंड जो होगा वो कंपाउंडेड जो है एनुअली है तो वो तो सेम रहेगा जैसा हम कैलकुलेशन कर रहे थे इस फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन हाफ ईयरली यदि होता है तो जो अमाउंट है, जो ड्यूरेशन है वो दोगुना हो जाएगा और रेट जो है वो आधा हो जाएगा। और यदि इसी में क्वार्टरली है तो जो ड्यूरेशन है वो 4 गुना हो जाएगा जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो इसमें हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसमें हमको सबसे लास्ट में जो है लाइन लिखी होती है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। इसमें आगे जो है हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें पॉइंट जो है वो समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो डिटेल से हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आगे के पॉइंट्स देखते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 130 इन 30 years, इन 3 years एंड 150 इन 5 years, फाइंड द P। मतलब कि एक अमाउंट P है वो 3 साल बाद में इंटरेस्ट लगाने के बाद में टोटल जो अमाउंट है वो 130 हो जाता है और उसके 2 साल और ले लें तो मतलब टोटल 5 ईयर में ये जो अमाउंट है वो 150 हो जाता है। तो उसमें बोल रहा है कि P की वैल्यू जो है निकालना है। अब इस केस में हम देखेंगे तो हमको P भी नहीं पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी
नहीं पता है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो पता है। तो इसमें दो चीज़ें अननोन हैं, लेकिन एक क्लू है हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो उस क्लू के माध्यम से हम जो है सबसे पहले जो है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बिना इसको निकाले हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो अमाउंट है P, ये 3 साल में 130 हो जाता है। मतलब ये जो अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है। मतलब ये जो है 3 साल बाद में तो इसको A3 लिख दिया। ये जो है प्रिंसिपल 3 साल जो प्रिंसिपल है हमारा और 3 साल का जो हमारा इंटरेस्ट हुआ, उनको मिलाने के बाद में जो अमाउंट आया वो है टोटल अमाउंट 130। और ये जो है 5 साल बाद जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 5 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसको मिलाने के बाद में मिलेगा हमको A5। तो जैसे हमने बताया था आपको कि एक अमाउंट है, मान लो 200 है और इस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट में यदि पहले साल में 10 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है तो सेकेंड ईयर में भी 10 बनेगा, थर्ड में भी 10 बनेगा, फोर्थ में भी 10 एंड फिफ्थ में भी 10 बनेगा। तो ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक साल में दिया गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया आपका 200 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 10। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2 साल का है क्योंकि, तो एक साल 10, पहले साल 10 और दूसरे साल 10। ऐसे ही ये जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे करके जो है 250 तक पहुँचेगा। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी ड्यूरेशन में यदि हम एक साल में इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो जैसे इसका और इसका डिफरेंस हमने निकाला तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये 10 जो होता है वो एक साल ड्यूरेशन की जो है SI की वैल्यू निकल आती है। तो यदि हमारे पास में टोटल वैल्यू है, टोटल अमाउंट है 2 सालों का, 2 लगातार सालों का, तो उसको यदि हम घटा दें तो वो हमको क्या देता है, वो हमको सिंपल इंटरेस्ट देता है। क्योंकि ये जो अमाउंट है इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो घट जाएगा और इसमें जो बढ़ा हुआ अमाउंट है एक्चुअल में वही जो है सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में जो अमाउंट है वही जो है बढ़ के ये 240 से 250 बन गया है। तो 250 में से 240 यदि हम घटाएंगे तो वो हमको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू देगा इस एक साल की ड्यूरेशन की। तो यही लॉजिक जो है इस क्वेश्चन में हमको उपयोग करना है। और क्योंकि यह सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एक लीनियर फॉर्मेट है, इसका मतलब ये है कि यदि आप 2 साल के ड्यूरेशन का इंटरेस्ट निकाल लें तो उसको यदि डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप तो वो एक साल का अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग मेथड्स हैं जो कि हम वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा इंटरेस्ट इसमें कितना आ जाएगा, तो ये जो है इसको यदि हम सॉल्व करें तो इस ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यदि हम इसको सॉल्व यदि हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 साल में जो टोटल अमाउंट है वो 150 माइनस 130, तो ये आ जाएगा 20। तो ये 20 क्या है, SI वैल्यू है, लेकिन फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि ये 2 सालों की बात कर रहा है। 2 साल में 130 से 150 हो जाता है। तो एक साल के यदि निकालना हो तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा 1010। तो ये हो जाएगा SI फॉर 1 ईयर। अब क्योंकि 1 ईयर का इतना है तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 3 ईयर का हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा SI फॉर 3 ईयर। अब देखिए 3 ईयर क्यों निकाला हमने, यहाँ जो ड्यूरेशन है टोटल वो है 3 ईयर का। तो यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30। और यहाँ पर हमको पता है कि ये जो होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 3 साल का इंटरेस्ट है। तो इसकी वैल्यू पता है हमको, इसकी वैल्यू पता है, तो P की वैल्यू निकल आएगी। तो ये जो अमाउंट है वो हो जाएगा 130 और P की वैल्यू हमको निकालना है और इसकी वैल्यू हमने निकाला SI की 30। तो P बराबर जो है वो आ जाएगा 100। तो ऐसे जो है हम क्वेश्चन में बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए इस क्लू के माध्यम से, ये जो क्लू है इसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो ईयर में ना देके मंथ में दिया हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है
यदि कभी आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो मंथ में दिया है, ईयर में ना दे के, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो ईयर की वैल्यू होगी। फिर हमारा जो टाइम है वो नॉर्मल ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि 100 रुपीज़ है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 ईयर 4 मंथ्स, 2 ईयर 4 मंथ्स। यहाँ टाइम जो होगा 2 ईयर तो कंप्लीट है, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 4 जो हो जाएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको 12 से, तो ये जो है टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है उसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है, तो उसके हिसाब से 100 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 4/12 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको बस सॉल्व करना यदि है हमको, तो अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं इसको, इंटू 2/100 प्लस 100 इंटू 10 इंटू 4/12 इंटू 100। ऐसे करके जो है हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका 20 प्लस ये कटेगा 3.33, तो ये ऐसा भी आ जाएगा, ये आएगा 23.33, तो ये ऐसा ही वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये इसको काटने पे ये आ रहा है आपका 1/3, तो 2 साल में यदि वैल्यू 20 है, तो देखिए इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमको निकालना है और 2 साल बाद जो अमाउंट है टोटल अमाउंट, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ये जो वैल्यू है वो टोटल सम है 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, और 3 साल बाद जो है वही जो सम है ये भी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, लेकिन आफ्टर 5 ईयर, 2 + 3 5 ईयर हो जाएगा, और ये सेकेंड ईयर के बाद में टोटल सम है। तो टोटल सम जो है वो दिखा रहा है 2 जगह, तो बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है इसको निकालिए, और इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में समझा था कि इनका जो डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि एक लीनियर फॉर्म शो करता है, लीनियरली बढ़ता है, यदि एक साल में 10 रुपये बढ़े तो दूसरे साल में भी 10 बढ़ेंगे, तीसरे साल में भी 10 बढ़ेंगे, तो ऐसे यदि 3 साल है तो ये टोटल सम जो है इनका जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट की ही वैल्यू होगी। तो इसका यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2100 माइनस 1200, तो ये 3 साल का जो है ऐसा ही निकल आएगा, 3 साल का ऐसा ही निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा अमाउंट, ये 900 जो है वो 3 साल का ऐसा ही है, तो 1 साल का ऐसा ही जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 900/3 जो होगा वो 1 साल का हो जाएगा, SI ऑफ 1 ईयर, और 2 साल का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 300, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 600 जो हो जाएगा SI ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए 600 हो जाएगा, 1 साल का 300 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 600 जो है वो 2 साल का यदि है, तो इस टोटल अमाउंट में से यदि हम 200 रुपये माइनस कर देंगे तो क्या ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ये जो 1200 रुपये दिए गए हैं ये क्या चीज़ें हैं, ये जो 1200 रुपये दिखा रहा है आपको, ये 1200 रुपये एक्चुअल सम है, SI जो हमको मिला है
एस आई और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका सम है, तो इसमें से 2 साल का जो है हमने यहाँ पर एस आई निकाल लिया। इस नीचे वाली इक्वेशन से हमने 1 साल का एस आई निकाला और उससे हमने 2 साल का एस आई निकाला। ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि हमको पता है कि 2 साल का ड्यूरेशन हमको पता है, और इसमें यदि एस आई की वैल्यू हमको मिल जाए तो 2 साल की एस आई की वैल्यू को यदि हम इस अमाउंट में से घटा देंगे तो हमको पी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 2 साल का एस आई और पी को जोड़ने के बाद में मिला है हमको। तो 1200 है, तो 1200 में से यदि हम एस आई की वैल्यू घटा देंगे 200, तो टोटल अमाउंट जो है 1000 जो है हमको मिल जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। सॉरी, ये जो है 200 नहीं है, 600 है, 600। तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी? 600। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600। तो ऐसे जो है क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट में एक सर्टेन सम है, वो 5 साल बाद में जितना प्रिंसिपल अमाउंट था उसका 5 गुना हो जाता है। तो कितने सालों बाद वह प्रिंसिपल अमाउंट का 29 गुना हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो बात हो रही है, एक प्रिंसिपल अमाउंट पी है और यह जो है 7 साल के बाद में 5p हो जाता है। 7 साल के बाद में 5p हो जाता है। तो 5p यहाँ पर क्या मतलब है? 5p का मतलब क्या है? तो जैसा कि हम अभी देखते हुए आ रहे हैं कि 5p का मतलब है यह जो है सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका इनिशियल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ये टोटल मिला के जो वैल्यू आती है वो आती है यहाँ पर। तो 7 साल के बाद में जो टोटल अमाउंट है वह 5p हो गया है, मतलब अपना जो ओरिजिनल अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट उसका 5 गुना हो गया है। तो इससे हम क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं? तो यदि और इसके आगे बोला जा रहा है कि कितने समय बाद, कितना और समय लगेगा यहाँ पर x ईयर्स, कितना और समय लगेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो अपने अमाउंट का 29 गुना हो जाएगा। तो ये भी जो अमाउंट है ये भी क्या है? एस आई प्लस पी है, लेकिन ये कितने सालों बाद है? 7 प्लस x ईयर के बाद में जो है कुछ एक समय है जिसके बाद में ये जो अमाउंट है टोटल अमाउंट, तो ये जो है ये भी क्या है? टोटल अमाउंट है, और ये भी क्या है? टोटल अमाउंट है। तो ये टोटल अमाउंट जो है जो अपने मेन जो उसकी वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट उसका 29 गुना हो जाएगा। तो पहली जो इक्वेशन है इससे हमको क्या जानकारी मिलती है? इसमें यदि हम देखें कि एस आई कितना है, तो एस आई जो होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्योंकि हमको पता है कि प्रिंसिपल प्लस एस आई जो होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई है उसी की वैल्यू क्या है? 5p है। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा? 5p माइनस p मतलब 4p। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन से हमको क्या पता चला कि एस आई की वैल्यू जो है वो कितनी है? 4p है। अब सेकेंड जो इक्वेशन है उसको हम बनाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? तो इसमें भी लगेगा p प्लस एस आई इक्वस टू 29p। तो यहाँ पे जो एस आई हो जाएगा x ईयर के बाद में वो क्या हो जाएगा? 29p माइनस p, तो ये आ जाएगा 28p। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
अब क्योंकि पहले जो दो टर्म्स हैं उसके लिए हमको जो है ईयर पता है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा लगेगा SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ पर SI की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से हमने देखा कि SI की वैल्यू जो है P की टर्म में हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4P और ये P एज इट इज रहेगा। R की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू जो है वो R है और T जो है वो है 7 अपॉन 100। तो यहाँ से R की वैल्यू जो है P से P कैंसिल हो जाएगा और R बराबर हो जाएगा 400/7। तो ऐसे जो है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब क्योंकि ये सिंपल SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ओवरऑल प्रोसेस के लिए एक जैसा ही रहेगा। तो इसमें क्या है 5P। अब सेकंड में जब हम ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है SI की वो कितनी है 28P और P की वैल्यू P रहेगी और R जो है वो हमको नहीं, R जो है वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा 400/7 और T की वैल्यू जो है वो हमको निकालना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, 400 में से 2 शून्य काट जाएंगे, तो 7 आ जाएगा और T की वैल्यू जो आएगी 7 × 7 तो आ जाएगा 49 ईयर्स। तो 49 ईयर्स के बाद में ये जो वैल्यू है वो अपनी रियल वैल्यू की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उससे 29 गुना हो जाएगी। तो ऐसे जो है पहला जो इक्वेशन है इससे हमको सभी जानकारी होने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले में निकलेगा। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू पता है, इससे एक हमने P के टर्म में SI की वैल्यू निकाल ली और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है, तो ये दो चीज़ें हो गई। और इसके अलावा X जो है वो हमको कैलकुलेट करना होता है, तो वो इसमें ऐसे कैलकुलेशन हो जाता है। और P के टर्म में क्योंकि SI की वैल्यू है इसलिए P से P कैंसिल हो जाएगा, तो एक वैल्यू यहाँ से कम हो जाएगी, तो केवल एक ही अननोन वैल्यू रहती है T, जो कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है उसमें जो हमारा वैल्यू है उसको ए के टर्म में दे दिया जाता है। क्वेश्चंस में वैल्यू जो है ए के टर्म में दे दिया जाता है। ए जो होता है वो क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट होता है। और टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके टर्म में यदि दे दिया तो, और आपसे पूछा गया कि SI की वैल्यू निकालनी है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमको जो है इसमें से P की वैल्यू पता होनी चाहिए और P की वैल्यू से फिर हम पहले SI निकालेंगे। P की वैल्यू से SI निकालना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। तो डायरेक्ट फार्मूला में हम जो है ART अपॉन 100 प्लस RT ऐसे करके SI का जो है डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A जो है वो क्या है, टोटल अमाउंट है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T जो है टाइम है और 100 प्लस RT। और इसी तरीके से जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकालने को बोल दिया और दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में यदि टोटल अमाउंट, तो उसको निकालेंगे हम 100A अपॉन 100 प्लस RT फार्मूला से। तो ये फार्मूला जो है कभी कभी जो है काफ़ी हेल्प कर देता है हमारे कैलकुलेशन को कम करने में। तो ये जो है ये भी दो जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और सबसे पहले जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है और उसके कैलकुलेशंस में क्या डिफरेंसेस आते हैं।
तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में ये देखा कि एक अमाउंट है जो बैंक आपको लोन के रूप में देती है, उस पर वह एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाती है। जब आपको रिटर्न बैंक को वह अमाउंट देना होता है, तब उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट बना वो, और कितनी ड्यूरेशन में आपने वो के लिए आपने जो लोन लिया है, तो हर एक साल जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसमें जुड़ता जाएगा। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अमाउंट है वो टोटल सम करके आपको वापस करना होगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उससे जो बनने वाला इंटरेस्ट है वो हर एक साल में एक जैसा होता है। वही आप निकालेंगे एक साल पहले साल के लिए तो उतना ही अमाउंट सेकंड ईयर के लिए रहेगा, वही अमाउंट जो है तीसरे साल के लिए रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट जब बैंक से आप लोन के रूप में लेते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा एक पर्टिकुलर समय के लिए, अब उस पर्टिकुलर समय के बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और जो आपका प्रिंसिपल होगा उन दोनों को जोड़ा जाएगा। और अगले साल के लिए यदि अगेन आपको लोन चाहिए तो उस अमाउंट में टोटल जो सम है, जो प्रिंसिपल है, अब जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है जो कि आपका लोन का जो पुराना अमाउंट है और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लास्ट ईयर में लगा है, उन दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी उन दोनों को मिला के नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनता है। तो इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो हर साल चेंज होता जाता है और उसमें पिछले साल का इंटरेस्ट जो रहता है वो जुड़ता जाता है। तो ऐसे केस में अब जो इंटरेस्ट है उसके भी ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, साथ में जो इसमें एक अमाउंट जुड़ गया है लास्ट ईयर, मतलब जो इंटरेस्ट जो आपको देना था वो भी एक प्रिंसिपल के रूप में जुड़ गया है। अब उसके ऊपर भी बैंक क्या करेगी, आपका इंटरेस्ट लेगी। तो ये जो केस है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट की अपेक्षा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना होता है। देखिए हमने 4 केसों का कंपेयर किया है। माना कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे हम 100 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है और टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन जो है 2 ईयर का है। तो यदि इसका हम सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो नॉर्मल फार्मूला PRT अपॉन 100 से जो अमाउंट है वो 20 निकलता है और टोटल अमाउंट जो कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो इसको जोड़ने के बाद में 20 प्लस 100 तो ये हो जाएगा टोटल 120। और उसी केस में यदि हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि कुछ भी नहीं आपको बोला गया है तो उसको हम मान के चलते हैं कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर एक साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो हर एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके आने वाले साल के लिए एक प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। मतलब टोटल अमाउंट प्लस जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इसमें आने वाला जो इंटरेस्ट है वो अगले साल के लिए आपके प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे यदि कंपाउंडेड एनुअली है मतलब एक साल में जो ब्याज है वो अगले साल के लिए आपके प्रिंसिपल प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जोड़ने के बाद में नया प्रिंसिपल बनेगा। तो कंपाउंडेड एनुअली मतलब एक साल में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब आधे साल में, मतलब हाफ ईयर 6 मंथ में, और कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हर 3 माह में जो है आपका प्रिंसिपल जो है वो रिवाइज होगा और पुराना इंटरेस्ट उसमें जुड़ के नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर P प्लस 1 प्लस R/100 की पावर n, तो यहाँ पे P जो है वो 100 है प्लस 1 प्लस 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100 की पावर टाइम पीरियड कितना है 2, तो ऐसा करने पे 121 आया। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है वो 120 था और यहाँ पे जो अमाउंट है वो 121 है, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो अमाउंट पे करना होता है कस्टमर को, बैंक को, तो वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट की अपेक्षा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली यदि कर दें हम तो उस केस में क्या चेंजेस आएंगे, हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने टेबल देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और टाइम पीरियड जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एक साल होता है उसमें 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। तो हाफ ईयरली कितने होंगे, हाफ ईयर जो होंगे वो कितने होंगे 6 मंथ होंगे। तो 6 मंथ होंगे तो यहाँ पे 2 एक फैक्टर है, तो रेट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जबकि टाइम ड्यूरेशन जो है वो T से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से डिवाइड हो गया, तो इसको निकालने के बाद में जो अमाउंट आया वो आया 121.55। ये जो अमाउंट है पिछले CI से भी ज़्यादा है, मतलब जैसे जैसे कंपाउंडिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कंपाउंडिंग की
लिमिट जो है वो शॉर्ट होती जाएगी, वैसे वैसे इंटरेस्ट जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ देखिए हाफ ईयरली हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट भी जो है टोटल वो इसकी अपेक्षा भी बढ़ गया और यहाँ से तो ज़्यादा है पहले से। अब ये तीसरा है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब होता है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स जो होते हैं, तो एक ईयर में कितने 3 मंथ्स होते हैं, तो एक ईयर में 4 3 मंथ्स होते हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आया 4, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से, और टाइम जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो देखिए यहाँ टाइम जो है वो 2 ईयर था, 2 ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो इसको सॉल्व करने पे आया हमारी वैल्यू 121.84, जो कि प्रीवियस वैल्यू से भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है। तो ऐसे जो है कंपाउंडिंग का जो टाइम है यदि वो कम करते जाएँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, मतलब टोटल अमाउंट जो होगा जो रिटर्न करना है वो बढ़ता जाएगा, और कस्टमर जो होगा वो ज़्यादा नुकसान में रहेगा। तो ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब होगा कि जो फॉर्मूला है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे सी आई जो है उसको हम निकालने के लिए यहाँ पे पी की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगी 8000 और आ जाएगी 1 प्लस आर जो है वो कितना है 5%, 5/100, और 3 साल है तो 3 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 1.05 की पावर 3, और सॉल्व करने पे ये आएगा 9261। लेकिन ये जो है ये इसमें यहाँ पर माइनस पी भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो माइनस पी भी होता है। तो पी की वैल्यू कितनी है 8000, और यहाँ पर जो हो जाएगा 8000, तो टोटल जो अमाउंट आएगा 1261 रुपीज़। तो ये आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि केवल इतना निकालेंगे तो ये क्या है टोटल अमाउंट है, और इसमें 8000 माइनस करेंगे तो ये क्या निकलेगा इंटरेस्ट निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 1261 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सी आई, इसमें पी की वैल्यू दी है 2000, टी जो है 9 मंथ्स है, आर जो है वो 40% पर एनम है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसमें जो सी आई निकालेंगे हम, तो सी आई हम निकालेंगे तो इसमें अमाउंट पी कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, और 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आर का कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे 9 मंथ दिया हुआ है, तो 9 मंथ को जब हम ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 12 से डिवाइड होगा, और कंपाउंडेड इसमें जो है वो क्या है क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली है तो हम देखेंगे कि क्वार्टरली यदि है तो इसमें 4 से जो है ये जो है टाइम की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे टाइम क्या होगा 9 मंथ है, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा टाइम में, तो ये जो टोटल हो जाएगा 3, और ये 3 3 जा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 3। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा क्वार्टरली होने के कारण, तो टोटल जो दिया गया है वो कितना है 40 है, तो क्वार्टरली है तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 10%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमको मिलेगी वैल्यू 2662। अब एक टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें बोला जाता है कि एक अमाउंट दिया रहता है और बोला जाता है कि आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो बताना है। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एक साल यदि किसी अमाउंट का
एक साल के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालें, एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालें एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो ये दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इक्वल होता है। तो यदि आपको एक साल के लिए पूछा जाए तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, लेकिन जनरली एक साल के लिए नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, मतलब किसी एक अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, तो उसका CI और SI निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है। तो अमाउंट जो है वो दिया गया है 6400, ये प्रिंसिपल है, और टाइम जो है वो कितना दिया गया है, 2 ईयर दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12.5 दिया गया है। इसको हम 25/2 भी कर सकते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से। अब बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है, तो इसमें बोलेंगे हम 6400 टू 25/2 और डिवाइडेड बाई 100। ये कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये आएगा 1600। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो देखिएगा ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट 6400 1 प्लस, क्योंकि कंपाउंडेड कुछ भी नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट जो है हम एनुअली कंपाउंडेड मान के चलेंगे। यह जाएगा 25/2 डिवाइडेड बाई 100, और इसकी पावर कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। तो 6400 9/8 एंड 9/8, 8 64 होते हैं, तो ये कट गया और ये आ गया आपका 8100। अब डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, CI की वैल्यू ज़्यादा रहेगी हमेशा, तो CI माइनस SI, तो ये आ जाएगा आपका 8100 माइनस 1600, तो ये जो अमाउंट आएगी ये आएगी देखिए इसको CI को निकालने के लिए यहाँ पे माइनस P भी होगा, ये भूल गए थे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट 6400, और यहाँ पे जो है 6400 माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 006 एंड 1 1600, ये आ जाएगा 1700। ठीक है, अब ये जो है अमाउंट CI जो है वो कितना आ जाएगा, 1700, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 100। तो डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 साल और 3 साल के लिए जनरली डिफरेंस पूछा जाता है, इससे ज़्यादा जो है नहीं पूछा जाता। तो ये जो मेथड है इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको एक फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से याद रखना है। तो 2 साल का यदि डिफरेंस पूछा जाता है तो उसको सीधे हम निकाल सकते हैं PR² का स्क्वायर, जहाँ पे P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 साल का डिफरेंस यदि पूछा जाए
तो देखिए पी आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर तो सेम रहेगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 प्लस आर, 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हो गया 3 साल का जो एस आई और सी आई है उसका डिफरेंस बताएगा, क्योंकि हमको पी की वैल्यू और आर की वैल्यू तो पता होती है, तो इसी के बेस पे हम जो है 3 साल का एस आई और सी आई में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 2 साल और 3 साल के लिए जो डिफरेंस है उसको हमको याद रखना है। अब देखिए कुछ जो है टाइप जो है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में निकालना होता है तब तो हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे एक अमाउंट पी दिया हुआ है, वो 2 साल में 1200 हो जाता है और अगले 1 साल में 1500 हो जाता है। यदि यह क्वेश्चन जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो सिंपल एसआई के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि निकालना हो तो आसानी से जो है हम यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन दिया है उसका हम अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो है हमको 2 कंडीशंस जो है ज़रूरी होती हैं। एक तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे क्वेश्चंस में तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का दिया हो। तो क्योंकि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें हर एक साल जो है उसमें रेट जो होता है, जो ग्रोथ होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो अलग अलग होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं तो इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, या तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 चीज़ों में से एक जो है वो 1 साल का ड्यूरेशन दिया हो, इन दोनों में से 1 साल का ड्यूरेशन एक कंडीशन में दिया हो, या फिर दोनों ड्यूरेशन जो है वो एक जैसे हों। जैसे इसमें 2 साल है या 3 साल भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो 3 या 2 एक जैसे होने चाहिए। तो जब ये 2 कंडीशंस होंगी तभी हम ऐसे क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल पाएंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक जो चीज़ है वो भी हेल्प करती है कि 1 साल का ड्यूरेशन जो होता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं वो एक ही अमाउंट देते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट जो है वो कभी-कभी हेल्प करता है, लेकिन हम इसको नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है हमको, जबकि उस प्रिंसिपल अमाउंट पे 2 साल बाद में जो अमाउंट है वो 1200 हो जाता है और उसके अगले 1 साल में उसका जो अमाउंट है वो 1500 हो जाता है। और ये जो केस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें हमको प्रिंसिपल वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। अब इस केस में सबसे पहले हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। ये 2 इक्वेशन जो बनी हुई है इसमें हमको सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हमको नीचे वाली इक्वेशन से, और इसके बाद में फिर हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस केस में हम देखेंगे कि 1 साल का ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 1200 से 1500 होने के 1 साल लगता है। तो हम देखेंगे कि इसमें कितने का डिफरेंस है। तो 1500 माइनस 1200 मतलब 300 जो है वो 1 साल का अमाउंट है, 1 साल का अमाउंट है। और इस केस के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस पी हम लगाएंगे तो ये हमको क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देगा 1 साल के लिए। तो ये 300 जो है 1 साल के लिए देगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 300, और इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या काम करेगा, तो ये 1200 जो है वो एक प्रिंसिपल के जैसे काम करेगा, क्योंकि इसमें जो भी लास्ट अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट होता है, वो अगले वाले के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1200, और यहाँ पर 1 प्लस आर। तो यहाँ पे आर जो है वो हमको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 और ड्यूरेशन जो है वो 1 है, और माइनस पी जो है तो ये हो जाएगा आपका 1200। तो अब देखिए 300 और 1200 हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1
ये जो है कट जाएंगे और यहाँ से ये भी कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1 और 4r/100। तो r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 25%। तो पहले तो हमने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 25%। अब 25% जब निकल गया हमारा, तो अब हम ये वैल्यू p की फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया हमारा 25%। ये 25% जो है एक दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पे टिप लिखा है, जो पॉइंट लिखा है कि 1 ईयर जो होता है उसमें CI और SI की वैल्यू एक जैसी रहती है। तो हमने देखा कि 300 जो है, जो कि CI की वैल्यू है, इसको हमने माना कि ये SI है यदि, और ये प्रिंसिपल यदि है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 1200 है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या है, 1 है, और डिवाइडेड बाई 100, PRT/100। ये कट गया तो R बराबर जो आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। तो इस केस से भी, इस जो पॉइंट है इससे भी हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 1 साल का जो समय दिया है उससे हम दोनों तरीकों से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना निकल गया, 25% निकला। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा उसमें हम देख रहे हैं कि P यदि है और 1 + 25/100, तो यदि 1 साल की बात करें तो ये हो जाता है P 1.25, और यदि 2 साल की बात करें तो यही जो अमाउंट है वो हो जाएगा 1.25 की पावर 2, और ऐसे ही n साल की बात करें तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा अमाउंट। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अमाउंट है वो 2 साल के लिए बात कर रहे हैं हम। तो 2 साल की जो वैल्यू है वो जो है कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये जो दिया गया है ये है टोटल अमाउंट, जो कि SI + P है, मतलब टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पर जो A है वो क्या हो जाएगा, P 1 + 1.25 का होल स्क्वायर माइनस P, ये हो जाएगा। क्योंकि ये 2 साल का टोटल अमाउंट है और माइनस P करेंगे तो नहीं, माइनस P नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है टोटल अमाउंट ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू, ये A की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 1200, और P की वैल्यू हमको निकालना है, और 1.25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आएगा तो वो जो है फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे हम करके P की वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे केस में जिसमें 2 कंडीशन मैंने बताई आपको कि या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है इसलिए हम आसानी से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। उसकी 2 कंडीशन है, या तो इस 3 कंडीशन में से एक ड्यूरेशन ऐसा हो जो कि 1 साल का हो तो ठीक है, या फिर दोनों ड्यूरेशन जो है वो सेम ईयर के हों तब भी ठीक है। इन दोनों कंडीशंस के अलावा कुछ भी कंडीशन आएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं निकल पाएगा। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर ऐसे देखेंगे कि 1 साल में जो है फैक्टर कैसा बनेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया तो 1.25, जैसे 2 साल के लिए 1.25 का होल स्क्वायर। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे 2 साल था तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1.25 का स्क्वायर लगाया OP और टोटल अमाउंट A, तो ये जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट ही होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, P की वैल्यू हमको निकालनी है 1.25 का होल स्क्वायर। तो ऐसे करके हम P की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगले क्वेश्चन की जो टिप है
उसका मतलब ये है कि परसेंटेज ग्रोथ विल बी सेम व्हेन द टाइम पीरियड इज सेम। तो ऐसे केस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 300 है। और तो इस केस में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बटे जो यहाँ पे वैल्यू होगी, प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 300 डिवाइडेड बाई 1200 और मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज निकालना है क्योंकि, तो ये जो है आ जाएगा हमारा 25%। तो इस लाइन का यही मतलब है, ग्रोथ विल बी सेम व्हेन द टाइम पीरियड इज सेम। तो टाइम पीरियड ग्रोथ जो है बराबर होगी। तो यहाँ पे ग्रोथ निकालने के लिए इसका डिफरेंस और डिवाइडेड बाई इसका बेस, बेस मतलब जो होगा प्रीवियस वैल्यू, उससे डिवाइड करेंगे तो ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मिल गया हमको तो हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो एक साल जो होता है, एक साल में जो हमारा CI होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है तो ये जो हो जाएगी वैल्यू P 1.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं हम। तो ये टोटल अमाउंट होगा, एक्चुअली ये टोटल अमाउंट होगा, ये टोटल अमाउंट होता है। और टोटल अमाउंट होगा तो टोटल अमाउंट की वैल्यू दी गई है, टोटल अमाउंट की वैल्यू कितनी दी गई है 1200 पी की वैल्यू हमको निकालनी है और ये क्या हो जाएगा 1.25 का होल स्क्वायर। तो इससे जो भी है पी की वैल्यू निकल जाएगी, डिवाइड करेंगे तो पी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमको याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब तीसरा जो टाइप है वो देखिए, इसमें दिया गया है कि एक अमाउंट निकालना है पी और इसमें 2 साल में ये जो है 400 हो जाता है और अगले 3 साल में ये 10,800 हो जाता है। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि इसमें ना ही एक साल का कोई भी वैल्यू दी गई है, एक साल नहीं है, 2, 3 है, एक साल नहीं है। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी जो बात है कि दोनों ड्यूरेशन जो है वो सेम नहीं है, एक में 2 साल है, एक में 3 साल है, तो ये दूसरा पॉइंट भी फेल हो गया। तो ऐसे केसेस जो हैं इसमें फिर हमको कन्वेंशनल मेथड के द्वारा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि पहले जो है हम फार्मूला लगाया हमने टोटल अमाउंट का P1 + R/100 का 2 स्क्वायर। तो टोटल अमाउंट यहाँ दिया गया, तो टोटल अमाउंट जो है उसका फार्मूला लगाया हमने, तो ये है 400 पहली इक्वेशन। और दूसरा अमाउंट जो है ये है, इसके लिए जो है 5 साल हो जाएंगे टोटल, 3 + 2 + 3 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। और कंपाउंडेड एनुअली है, कुछ भी नहीं बोला गया है तो कंपाउंडेड एनुअली होगा। ये करने के बाद में इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा R + R/100, 1 + R/100 की पावर 3, और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी तो ये टोटल आ जाएगा 27, और ये होती है 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी 3 है। तो इसका ये मतलब हुआ 1 + R/100 जो है उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे तो P की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है 3 की वैल्यू रख दी तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये 9 जो है ये 400 के नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में हमको जो है P की वैल्यू 400/9 मिल जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, देखिए अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट अ सर्टेन sum amounts to 5 times itself in 3 years. After how many years will it become 625 times of itself? एक अमाउंट है P, वो 5 साल में, 3 साल में अपना जो अमाउंट है उसका 5 गुना हो जाता है, मतलब ये पूरा कंपाउंड है। तो उसमें जो टोटल अमाउंट है वो 5P हो जाता है। तो बोला गया है कि कितने सालों के बाद में वह 625 हो जाएगा अपनी वैल्यू का, अपनी वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का 625 टाइम्स हो जाएगा।
तो ये टोटल अमाउंट का फार्मूला है। तो टोटल अमाउंट का फार्मूला ऐसा रखा हमने, तो इसमें यदि P से P हम कैंसिल कर देंगे तो टोटल जो है एक वैल्यू बनेगी वो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। और इसमें P से P को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर x, जो कि निकालना है हमको, और की पावर इक्वल्स टू 5 की पावर 4, क्योंकि 625 जो होता है वो 5 की पावर 4 होता है। तो अब इससे हम जो है वैल्यू जो है यहाँ पर 5 की वैल्यू रखेंगे, तो 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। तो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3 हमने रख दिया 5 की जगह पर, तो और इसकी पावर जो है वो 4 ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब कंपेयर करना आसान हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 3 चौके 12, तो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर जो है 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 12 साल बाद जो है इसकी जो वैल्यू है वो 625 टाइम्स जो है हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट भी हमने देखा था, वहाँ पे थोड़ा सा आसान था, और यहाँ पर जो है कैलकुलेशन जो है उसका तरीका अलग हो जाता है। थैंक यू। आगे के लेक्चर्स में हम इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे।